1930 के दशक में एक ऐसा शख्स उभरा जिसने न सिर्फ जर्मनी बल्कि पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया। एडोल्फ हिटलर, एक मामूली सैनिक जिसकी वक्तृत्व कला और प्रचार की ताकत ने लाखों लोगों को अपने जाल में फंसा लिया। उसने एक ऐसी विचारधारा को जन्म दिया जिसने नाजी जर्मनी को जन्म दिया, यहूदियों का नरसंहार करवाया और विश्व युद्ध की आग भड़काई। लेकिन कैसे एक व्यक्ति ने इतने लोगों को ब्रेन वॉश किया? क्या यह सिर्फ उसकी भाषण कला थी या इसके पीछे कुछ और था? आइए इस डरावने और रहस्यमयी सफर में गोता लगाएं और जानें कि हिटलर ने कैसे लाखों दिमागों को अपने कब्जे में लिया। हिटलर का उदय 1919 में शुरू हुआ, जब वह प्रथम विश्व युद्ध के बाद टूटे फूटे जर्मनी में एक छोटी सी नाजी पार्टी का हिस्सा बना। जर्मनी उस समय हार, आर्थिक संकट और वर्साय संधि के अपमान से जूझ रहा था। इस संधि ने जर्मनी पर भारी युद्ध मुआवजा, सैन्य सीमाएं और क्षेत्रीय नुकसान थोपे थे। लोग भूख, बेरोजगारी और निराशा में डूबे थे। 1920 के दशक में जर्मनी की अर्थव्यवस्था चरमराई और 1929 की वैश्विक मंदी ने हालात और बदतर कर दिए। इस अंधेरे में हिटलर ने लोगों को एक उम्मीद की किरण दिखाई। हिटलर कोई जन्मजात नेता नहीं था। वह ऑस्ट्रिया का एक साधारण चित्रकार था जिसे कला स्कूल ने 2 बार खारिज किया था। प्रथम विश्व युद्ध में वह एक सैनिक था और युद्ध की हार ने उसे गहरे आघात पहुंचाए। 1919 में वह म्यूनिख में नाजी पार्टी से जुड़ा, जो उस समय सिर्फ 50 सदस्यों का एक छोटा समूह थी। लेकिन हिटलर में एक खासियत थी, उसकी वक्तृत्व कला। उसके भाषण भावनाओं को भड़काते थे। वह जर्मनों की नाराजगी, डर और गर्व को शब्दों में ढाल देता था। वह कहता था कि जर्मनी की हार का कारण यहूदी, कम्युनिस्ट और विदेशी शक्तियां हैं। उसने आर्यन श्रेष्ठता का मिथक बनाया, जिसमें जर्मन लोग दुनिया की सबसे उन्नत नस्ल थे। हिटलर की प्रचार मशीनरी नाजी पार्टी की ताकत का आधार थी। 1920 के दशक में उसने जोसेफ गोएबल्स को प्रचार मंत्री बनाया। गोएबल्स एक मास्टरमाइंड था जिसने रेडियो, पोस्टर, अखबार और फिल्मों का इस्तेमाल कर हिटलर को एक मसीहा के रूप में पेश किया। नाजी प्रचार ने साधारण जर्मनों को यह यकीन दिलाया कि उनकी सारी समस्याओं का कारण यहूदी और विदेशी हैं। गोएबल्स ने कहा था, अगर आप एक झूठ को बार बार दोहराएं तो वह सच बन जाता है। इस नीति के तहत नाजी प्रचार ने यहूदियों को जर्मनी का दुश्मन बनाकर पेश किया। हिटलर ने जनता को लुभाने के लिए प्रतीकों और नारों का सहारा लिया। स्वस्तिक, जो पहले एक प्राचीन शुभ चिन्ह था, नाजी पार्टी का प्रतीक बना। लाल, काला और सफेद रंगों का नाजी झंडा हर जगह लहराने लगा। हेल हिटलर का नारा और नाजी सलामी ने लोगों में एकता और अनुशासन का भाव भरा। विशाल रैलियां, जैसे नूरेमबर्ग रैलियां, हिटलर की ताकत का प्रदर्शन थीं। इन रैलियों में लाखों लोग इकट्ठा होते और हिटलर के भाषणों से मंत्रमुग्ध हो जाते। लेनी रिफेनेस्टॉल की फिल्म ट्रायम्फ ऑफ द विल 1935 ने इन रैलियों को अमर कर दिया। लेकिन हिटलर की सफलता सिर्फ प्रचार तक सीमित नहीं थी। उसने जर्मनी की आर्थिक और सामाजिक समस्याओं का फायदा उठाया। 1933 में जब वह चांसलर बना, जर्मनी में 60 लाख लोग बेरोजगार थे। हिटलर ने बड़े पैमाने पर सड़कें, रेलवे और कारखाने बनवाए। उसने फॉक्सवैगन जैसी सस्ती कारें लॉन्च की ताकि हर जर्मन लोगों की कार खरीद सके। सैन्यीकरण ने भी नौकरियां पैदा की। 1939 तक बेरोजगारी लगभग खत्म हो चुकी थी। लोगों को लगा कि हिटलर ने जर्मनी को फिर से महान बना दिया। इस आर्थिक सुधार ने हिटलर को जनता का भरोसा दिलाया, भले ही यह सुधार युद्ध की तैयारी के लिए था। हिटलर ने युवाओं को विशेष रूप से निशाना बनाया। नाजी पार्टी ने हिटलर यूथ और लीग ऑन ऑफ जर्मन गर्ल्स जैसे संगठन बनाए, जिनमें 6 से 18 साल के बच्चों को भर्ती किया गया। 1939 तक 90% जर्मन बच्चे इन संगठनों में थे। यहां बच्चों को नाजी विचारधारा, शारीरिक प्रशिक्षण और हिटलर के प्रति वफादारी सिखाई जाती थी। स्कूलों में किताबें बदल दी गईं और यहूदी विरोधी प्रचार को पाठ्यक्रम में शामिल किया गया। बच्चों को सिखाया जाता था कि यहूदी अमानवीय हैं और जर्मनी की हर समस्या के लिए जिम्मेदार हैं। इस तरह हिटलर ने एक पूरी पीढ़ी को ब्रेन वॉश कर दिया। हिटलर की एक और रणनीति थी डर और दमन। उसने गेस्टापो, गुप्त पुलिस और एसएस शुद्जस्टाफेल जैसे संगठन बनाए जो विरोधियों को कुचलते थे। कम्युनिस्ट, समाजवादी और यहूदी बुद्धिजीवियों को जेलों या कंसंट्रेशन कैंप में भेज दिया जाता था। 1933 में डचाउ कैंप खोला गया, जो बाद के नरसंहार का प्रतीक बना। प्रेस, रेडियो और सिनेमा पर सख्त सेंसरशिप थी।
जो हिटलर के खिलाफ बोलता वह गायब हो जाता। इस डर ने लोगों को चुप रहने पर मजबूर किया और कई ने हिटलर का समर्थन सिर्फ इसलिए किया क्योंकि उनके पास कोई और रास्ता नहीं था। हिटलर की विचारधारा नाजीवाद एक जहरीला मिश्रण थी। उसने लेबेंसरॉम जीवन स्थान का सिद्धांत दिया, जिसमें जर्मनों को पूर्वी यूरोप में जगह चाहिए थी। उसने यहूदियों को जर्मनी का कैंसर कहा और फाइनल सॉल्यूशन की योजना बनाई, जिसके तहत 60 लाख यहूदी मारे गए। यह विचारधारा सिर्फ नफरत पर आधारित नहीं थी, यह लोगों को एक भव्य सपना बेचती थी, 1000 साल का रीच थर्ड राइख, जिसमें जर्मनी दुनिया पर राज करेगा। इस सपने ने लाखों लोगों को जोश से भर दिया। लेकिन हिटलर की ब्रेन वॉशिंग तकनीकें सिर्फ जर्मनी तक सीमित नहीं थीं। उसने अपने सहयोगी देशों इटली, जापान और हंगरी में भी अपनी विचारधारा फैलाई। विदेशी नेताओं को नाजी रैलियों में बुलाया जाता था और प्रचार फिल्में यूरोप भर में दिखाई जाती थीं। हिटलर की किताब मेन काम्फ, जिसमें उसने अपनी विचारधारा लिखी थी, लाखों प्रतियों में बिकी। हिटलर की ताकत का एक बड़ा कारण था उसका करिश्मा। वह अपने भाषणों में भावनाओं को उभारता था। वह चिल्लाता, हाथ हिलाता और भीड़ को मंत्रमुग्ध कर देता था। उसके भाषण रेडियो पर लाखों घरों तक पहुंचते थे। लोग उसे फ्यूहरर, नेता कहकर पूछते थे। मनोवैज्ञानिकों का मानना है कि हिटलर ने मास हिप्नोसिस की तकनीक का इस्तेमाल किया, जिसमें वह भीड़ की सामूहिक ऊर्जा को नियंत्रित करता था। उसने लोगों के डर, गुस्से और उम्मीद को एक दिशा दी। लेकिन क्या सभी जर्मन हिटलर के समर्थक थे? नहीं। कई लोग, जैसे सोफी शॉल और व्हाइट रोज आंदोलन, ने नाजीवाद का विरोध किया, लेकिन उनकी आवाज डर और दमन में दब गई। कुछ लोग हिटलर का समर्थन इसलिए करते थे क्योंकि वह उनकी आर्थिक और सामाजिक समस्याओं का जवाब देता था। कुछ ने इसलिए क्योंकि वे उसकी विचारधारा में विश्वास करते थे, और कुछ सिर्फ इसलिए क्योंकि उनके पास कोई और विकल्प नहीं था। हिटलर की ब्रेन वॉशिंग की सफलता का एक कारण था जर्मनी का सामाजिक माहौल। प्रथम विश्व युद्ध की हार और आर्थिक संकट ने लोगों को निराश और गुस्सैल बना दिया था। हिटलर ने इस गुस्से को यहूदियों और बाहरी ताकतों की ओर मोड़ा। उसने एक दुश्मन बनाया जिसे हर जर्मन नफरत कर सकता था। यह तकनीक इतनी प्रभावी थी कि लाखों लोग यहूदी नरसंहार में चुप रहे, भले ही वे इसे गलत मानते थे। हिटलर का उदय और उसकी ब्रेन वॉशिंग की कहानी हमें यह सिखाती है कि एक करिश्माई नेता, प्रचार और सामाजिक संकट का मिश्रण कितना खतरनाक हो सकता है। यह हमें यह भी सिखाता है कि विचारधारा और नफरत को अनियंत्रित छोड़ना कितना विनाशकारी हो सकता है।